गांव के ही एक गरीब किसान थे मुकेश, जो बहुत मेहनती और दयालु थे। उनकी पत्नी शांति काफी मुश्किलें होने के बावजूद भी उनके साथ खेती बाड़ी में हाथ बटाती थी। सर्दियों में तो उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती थी, क्योंकि ठंड में इनके पास कोई ज्यादा कपड़े भी नहीं थे पहनने को। इन्हीं थोड़े बहुत कपड़ों में दोनों निकल जाते थे खेतों में काम करने। ठंड से बचने के लिए पुराने कंबल ओढ़कर रात गुजारनी पड़ती थी और दिन में भी अलाव के पास ही बैठकर ठंड से बचने की कोशिश करते थे। खेतों में काम भी ठंड के कारण प्रभावित होता था, जिससे उनकी आय और भी कम हो जाती थी। मुकेश, इस बार ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। क्या होगा हमारा? कैसे होगा गुजारा? मैं भला चिंता कैसे ना करूं मुकेश। आप देखो, लकड़ियां भी बहुत कम बची हैं। आज जलाने भर बस। अगर लकड़ियां भी खत्म हो गई तो फिर हमारा क्या होगा? अरे शांति, तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ देख लूंगा। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, इस साल ठंड बहुत ही ज्यादा है। चलो, मैं काम करता हूँ कि खेत में काम जल्दी कर लेता हूँ रात होने से पहले, है ना? मैं भला चिंता कैसे ना करूं मुकेश। आप देखो, लकड़ियां भी बहुत कम बची हैं। आज जलाने भर बस। अगर लकड़ियां भी खत्म हो गई तो फिर हमारा क्या होगा? हाँ, ये बात तो सही कही तुमने शांति, कि अगर हमारे पास थोड़ा पैसे ज्यादा होते तो हम लकड़ियां खरीद लेते। और अब इस कड़ाके की ठंड में जंगल जाकर लकड़ियां इकट्ठी करनी होंगी। चलो जाता हूं, अब क्या करें। इतना बोलकर मुकेश इस खतरनाक ठंड में घर से बाहर निकल जाता है। ठंड इतनी तेज पड़ रही होती है कि गांव के सारे लोग अपने अपने घर में होते हैं। ठंड के कारण धूप भी नहीं निकली थी। कैसे भी करके मुकेश अपने खेत के पास पहुंचता है। अरे ये क्या, आज तो अच्छे से धूप भी नहीं आई। अरे भगवान, क्या होगा? ऊपर से कल ठाकुर साहब अपने पैसे लेने आ जाएंगे। क्या करूं, कैसे दूंगा उनके पैसे? चलो पहले जल्दी से लकड़ी इकट्ठा कर लेता हूं, नहीं तो रात हो जाएगी और जंगली जानवर घूमने लगेंगे। मुकेश उदास होकर जंगल की ओर निकल जाता है। थोड़े समय बाद कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर घर की ओर रवाना हो जाता है। ठंड के कारण सूखी लकड़ियां मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था, जिससे गांव वाले और भी परेशान हो गए थे। दूसरे दिन ठाकुर, जो इस गांव का जमींदार था, जो इन गरीब किसानों को ज्यादा सूद पर पैसे दिया करता था, आज ये ठाकुर गुस्से में मुकेश के घर पहुंचा और जोरों से आवाज लगाई। मुकेश, अरे ओ मुकेश, ए भैया, जल्दी से बाहर आजा, आजा आजा आजा। आज तो मैं अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा। अरे कहाँ रह गया रे? बाहर आ, जल्दी से बाहर आ। अरे ठाकुर साहब, आप यहाँ और इतने गुस्से में लग रहे हैं आप। क्या बात है? क्या बात है? अरे गुस्सा तो होऊंगा ना, मेरे पैसे जो तुमने अभी तक नहीं दिए। बात करता है क्या बात है? चल ठीक है, ला जल्दी से मेरे पैसे वापस कर। 2 महीने बीत गए, तूने बोला था कि 1 महीने में वापस कर देंगे। अब निकाल भैया जल्दी से पैसे निकाल। ठाकुर साहब, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कहाँ से पैसे दूं? कृपया करके एक बार, बस एक बार, 1 हफ्ते का समय और दे दीजिए। 1 सप्ताह के बाद मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। इस बार मैं वादा करता हूँ, बिल्कुल देर नहीं करूंगा, लौटा दूंगा। हाँ। ठाकुर मानने वालों में से कहा था, लेकिन मुकेश का मासूम चेहरा देखकर ठाकुर 1 हफ्ते का समय देने के लिए मान गया। ठीक है ठीक है, अब इतनी विनती कर रहा है तो एक आखिरी मौका दे देता हूँ। लेकिन याद रखना, 1 सप्ताह के अंदर अगर पैसे नहीं मिले ना, तो अपनी जमीन भूल जाना। मैं तेरी जमीन वापस ले लूंगा, याद रखना तू। चल। ये बोलकर ठाकुर वहाँ से चला जाता है। मुकेश और भी उदास हो गया। ठंड से बचने के लिए एकमात्र सहारा लकड़ियां थीं,
जो जंगल से लाना और मुश्किल होता जा रहा था। मुकेश घर से बाहर निकलता है लकड़ियाँ इकट्ठी करने। तभी रास्ते में उसका दोस्त गौतम मिल जाता है। और भाई मुकेश, क्या हाल चाल है? अरे अरे भाई, इतनी ठंड में कहाँ चल दिए? अरे गौतम भाई, तुमको तो पता ही है कि मेरे पास उतने पैसे हैं नहीं कि मैं बाजार जाकर तुम्हारे जैसे लकड़ियां खरीद सकूं। इसलिए जा रहा हूं, जंगल में कुछ सूखी लकड़ियां मिल जाती तो भाई मेरा भी कुछ काम हो जाता। ठंड तो बहुत कड़ाके की पड़ रही है, क्या कहें। हाँ मुकेश भाई, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही बोला। अरे गांव के सभी लोगों का यही हाल है। अरे क्या करें, अरे इतनी ठंड में तो बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। हाँ, क्या होगा हमारा, भगवान ही जाने। इतनी बात कर मुकेश जंगल की तरफ निकल जाता है। थोड़ी देर बाद मुकेश जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर ही रहा होता है कि अचानक उसे एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। बच्चा अकेला था, ठंड से कांप रहा था। मुकेश उसके पास गया और जाकर बोला, अरे 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 अरे, इतनी ठंड में तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुमको ठंड नहीं लग रही? अरे अंकल, मैं अनाथ हूँ और 2 दिन से इस जंगल में भटक गया हूँ। अगर आपके पास थोड़ा खाना हो तो दे दीजिए, कृपा कर दीजिए, मैं भूखा हूँ। मुकेश अपने मन में सोचने लगा कि इस बच्चे को इस भयानक ठंड में नहीं छोड़ सकते। इसलिए मुकेश ने इस बच्चे को अपने घर ले जाना सही समझा। वो बेटा, तुम चलो मेरे साथ, तुम मेरे घर में रहना आज से, ठीक है? चलो 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 चलो, बहुत ठंड है, आज से तुम वहीं रहना। अरे चलो जल्दी से। ठीक है अंकल, चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ। शांति पहले तो चिंतित हुई, लेकिन बच्चे की मासूमियत देखकर उसका दिल भी पिघल गया। उन्होंने बच्चे को अपना ही समझ लिया और उसका नाम रखा शक्ति। शक्ति बहुत ही समझदार बच्चा था। वो घर के कामों में भी मदद करता था और खेत पर भी मुकेश का हाथ बटाता था। कुछ दिन बीतने के बाद, अजी सुनिए, हम लोगों ने शक्ति को अपने साथ तो रख लिया, लेकिन अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि हम लोग उसकी सारी जरूरतें पूरी कर सके। हाँ शांति, ये बात तो तुम सही बोल रही हो, लेकिन पता है ये बच्चा ना बहुत तेज और समझदार है। अरे जब से ये मेरे साथ खेत में काम करने लगा है, बाप रे बाप, मैं तो देखता हूँ ये बहुत मेहनती है और बहुत दिल से काम करता है। हाँ, और भाग्यवान। मुझे लगता है कि इस लड़के में कुछ ना कुछ तो खास है। हाँ अंकल, क्या आज हम लोग काम करने नहीं जाएंगे? अरे तुम्हें कितनी बार कहा है, अब से हम तुम्हारे मम्मी और पापा जैसे हैं, तो तुम हमें मम्मी और पापा ही बुलाया करो, समझे? हाँ ठीक है मम्मी, जैसा आप बोलो। क्या आज हम लोग काम करने नहीं जाएंगे? अरे बेटा शक्ति, आज तुम्हें कोई काम नहीं करना है। अरे आज ठंड बहुत पड़ रही है, मैं बस लकड़ियां लेकर आता हूँ। तुम दोनों जो लकड़ियां अभी जल रही हैं, उसी के पास बैठो, बढ़िया से आग तापो, है ना? मैं और लकड़ियां लेकर आता। और फिर हर रोज की तरह मुकेश जंगल में चला जाता है लकड़ियां लाने। अगले दिन एक हफ्ता पूरा हो गया था और अब ठाकुर मुकेश के घर पहुंच गया अपने पैसे लेने। अरे मुकेश, अरे ओ मुकेश बा, मुकेश, अरे जल्दी से बाहर आ। अरे बाहर आ, मुझे मेरे पैसे वापस कर। कहाँ है मुकेश? बाहर आ। अरे अरे ठाकुर साहब, रुके 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 रुके, मैं अभी आपके पैसे लाता हूँ। आप रुकिए, मैं लाता हूँ।
फिर मुकेश घर के अंदर जाता है और जितने पैसे उसके पास बचे थे वो सारे पैसे ठाकुर को दे देता है। मुकेश की पत्नी शांति और शक्ति भी वहाँ पर आ गए। अरे अरे ये तो पूरे पैसे नहीं है। तूने तो कहा था कि 1 सप्ताह के बाद मेरे पूरे पैसे दे देगा। ये क्या चिल्लर दे रहा है तू? ठाकुर साहब देखिए, अभी मेरे पास जितने पैसे थे मैंने सारे पैसे आपको दे दिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगली बार पूरे पैसे आपको लौटा दूंगा, पक्का वादा करता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास कुछ पैसे कम पड़ गए। पैसे कम पड़ गए? चल ठीक है, मैं तेरे को 1 महीने का समय देता हूँ और ये आखिरी बार, समझ लेना ये आखिरी बार है। अगर इस बार पैसे नहीं मिले तो मैं तेरा घर भी ले लूंगा और जमीन भी ले लूंगा, ठीक है? याद रखना, ठाकुर का कहा है और ठाकुर का कहा बदलता नहीं है। ये बोलकर ठाकुर वहाँ से चला जाता है। ठंड और भी तेज पड़ने लगी थी और अब मुकेश का लकड़ियाँ लाने का समय हो गया था। लेकिन इस बार मुकेश के साथ शक्ति भी जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठी करने गया। जैसे ही दोनों जंगल पहुँचे तब मुकेश को सूखी लकड़ियाँ नहीं मिल रही थीं। तभी शक्ति को एक ऐसी जगह पता थी जहाँ बहुत से सूखे पेड़ गिरे हुए थे। वहाँ बहुत लकड़ियाँ थीं, जिसे देख मुकेश खुश हो गया और लकड़ियाँ उठाकर घर ले आया। इस बार लकड़ियाँ ज्यादा आई थीं, जिसे देख शांति भी खुश हो गई। अरे शांति शांति, अब लगता है कि हमें लकड़ियों की कमी नहीं होने वाली। हाँ, अरे क्योंकि हमें जंगल में बहुत सारी लकड़ियाँ मिली हैं और वो भी हमारे शक्ति ने बताया उस जगह पे। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब कम से कम घर में ठंड से राहत मिलेगी। ठंड के बढ़ने के कारण रामचरण, जो गांव के सरपंच थे, वो एक दिन सारे गांव वालों को गांव की चौपाल के पास इकट्ठा करते हैं और बोलते हैं, हाँ, बहुत ठंड है, मैं समझ सकता हूँ और मैं आप सभी की समस्याएं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। यह केवल किसी एक परिवार के साथ नहीं, बल्कि पूरा गांव इस भयानक ठंड से जूझ रहा है। अरे ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है कि खेतों में काम करना तो छोड़ो, घरों में रहना भी मुश्किल हो गया है। देखो, मेरे हाथ कांपे जा रहे हैं, मेरी जबान क्या कहूँ लड़खड़ा रही है, इतनी ठंड है। सरपंच जी, ये बात तो आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन हमारे पास लकड़ियों को लेकर भी बहुत बड़ी समस्या है। हमारे गांव में उतनी लकड़ियां नहीं है कि हम इस ठंड में अपना गुजारा कर पाएं, और दूसरे गांव के लोग बहुत महंगे दामों पर लकड़ियां बेच रहे हैं और हमें मजबूरन उनसे महंगी महंगी लकड़ियां लेनी पड़ती हैं। क्या करें, इस ठंड से बचाव के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। देखो भाई, मैं इस लकड़ियों के समस्या पर दूसरे गांव के मुखिया से बात कर रहा हूँ। जैसे ही कोई समाधान निकलता है मैं आप लोगों को जल्द ही बताऊंगा। अरे लेकिन सरपंच जी, इसमें तो ज्यादा दिन का समय लगेगा। तब तक इन गरीब किसानों का क्या होगा जिनके पास कुछ ही पैसे बचे हैं लकड़ियां खरीदने के लिए? बताइए भला। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस मुश्किल घड़ी में हम सबको एक दूसरे का साथ देना होगा। मैं इस गांव के सभी अमीर भाइयों को बोलूंगा कि जो लोग कुछ सहायता कर पाए, हमारे किसान भाइयों का सहायता करिए। सरपंच की बात सुनकर गांव वालों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन अभी भी लकड़ियों की समस्या थी और जोरदार ठंड से लोग अपने अपने घरों में ही रहना पसंद कर रहे थे। लेकिन दूसरी ओर मुकेश और शक्ति जंगल की ओर रवाना हो गए लकड़ियां इकट्ठी करने। इस बार मुकेश और शक्ति उसी जगह पर गए जो शक्ति ने दिखाई थी और उन्हें बहुत सारी सूखी लकड़ियां मिली। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली है। कुछ दिन से आप लोग बहुत लकड़ियां लेकर आ गए हैं। अब हमारे पास 10 से 15 दिनों की लकड़ियां हो गई हैं। तभी शक्ति के मन में एक बात आती है और वो मुकेश को बोलता है,
बाबा, हमारे पास बहुत लकड़ियाँ हो गई हैं और जंगल में वो जगह भी कोई नहीं जानता, क्योंकि सब वहाँ जाने से डरते हैं जंगली जानवर के कारण। हाँ, क्यों न हम वो सारी लकड़ियाँ हमारे गांव वालों को बहुत ही कम दामों पर बेचने लगे। इससे हमारे घर में भी बहुत सारे पैसे आएंगे और गांव वालों को भी बाहर से लकड़ियाँ नहीं खरीदने पड़ेंगी। क्या कहते हैं बाबा? अरे वाह शक्ति, वाह 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 वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। चलो कल से ही हम लोग वो लकड़ियाँ गांव में बेचना चालू कर देते हैं। हाँ। शांति मुकेश और शक्ति की बातों को सुनकर बहुत खुश हुई और मन में सोचने लगी कि शायद यहाँ से उनकी जिंदगी अच्छी होगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। मुकेश और शक्ति रोज जंगल जाते और लकड़ियाँ इकट्ठी कर ले आते। उसके बाद गांव में घूम घूम कर बेचा करते। शुरुआत में मुकेश और शक्ति को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अरे शांति शांति शांति, शक्ति का सुझाव बहुत काम का निकला। हाँ, अरे इससे हमारी बहुत मदद हो रही है। देखो अभी कुछ लोग ही हमारी लकड़ियाँ खरीद रहे हैं, लेकिन तुम देखना धीरे धीरे सब लोग हमारी लकड़ियाँ खरीदने लगेंगे। हाँ हाँ बाबा, और कल से हम लोग और सारी लकड़ियाँ लेकर आएंगे और भी ज्यादा लकड़ियाँ बेचेंगे। हाँ। चला जा, अब खाना खा ले। मैंने तेरे लिए स्वादिष्ट खाना पकाया है। अच्छा मम्मी, चलो ना जल्दी से, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अब पूरे गांव वालों को पता चल जाता है कि इस गांव में सबसे कम दाम में मुकेश ही लकड़ियां बेचता है। कम दाम की वजह से मुकेश की लकड़ियों की खूब बिक्री होने लगी, जिससे गरीब किसान भी अब मुकेश से ही लकड़ियां लेने लगे। एक दिन मुकेश और शक्ति लकड़ियां बेचकर घर लौट रहे थे, तभी उन्हें मुकेश का दोस्त गौतम मिल जाता है। अरे मुकेश भैया, तुम्हारी लकड़ियाँ तो पूरे गांव में बिक रही हैं। यार तुम तो बहुत अच्छे विक्रेता बन गए हो। अरे नहीं गौतम भैया, ये सब मेरे बेटे शक्ति का कमाल है। इसी की वजह से ही आज हम लोग गरीब लोगों को भी कम से कम दाम में लकड़ियां दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये वही बच्चा है ना जिसे तुम जंगल में अकेला देखकर लाए थे, क्यों, है ना? हाँ हाँ हाँ, ये वही है, लेकिन अब से ये हमारे घर का सदस्य है। अरे हमारा बेटा है ये अब तो। हाँ। चलो यार, ये सही हुआ तुम्हारे साथ। भाई भगवान ने भी एक होशियार बच्चे को तुम्हारे घर भेज दिया है। हाँ। मुकेश का दोस्त गौतम शक्ति की बहुत तारीफ करता है और ये भी बोलता है कि अब से वो रोज मुकेश से ही लकड़ियां खरीदा करेगा। दूसरी ओर मुकेश का कारोबार बहुत तेजी से पूरे गांव भर में फैल गया, जिसके कारण मुकेश की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। मुकेश ने लकड़ियों से मिले पैसों से एक कंबल और कई मोटे मोटे कपड़े भी खरीद लिए। अब शक्ति भी मुकेश के साथ मिलकर जोरों शोरों से काम करता, जिससे मुकेश अपने जमींदार ठाकुर के पैसे भी चुका पाया। आज पूरा 1 महीना हो चुका था मुकेश को लकड़ियों का कारोबार संभालते हुए, और अब मुकेश गांव के एक अच्छे किसानों में से एक बन गया था, जिसने इतनी सर्दी में भी अपनी मेहनत और संघर्ष से पूरे गांव भर की लकड़ियों की समस्या को खत्म कर दिया, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो गया। मुकेश को अब सर्दी में पुराने और फटे कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं थी। शक्ति का अब गांव के अच्छे विद्यालय में नाम दर्ज हो गया था। ठंड अभी भी पड़ रही थी, लेकिन ये ठंड अब मुकेश और शक्ति के सामने कुछ नहीं थी, क्योंकि मुकेश अब ये जान गया था कि अगर आप मन से मेहनत करो तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। अरे वाह 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 वाह, आज तो मैंने अपने खेत से बहुत सारे और अच्छी अच्छी सब्जियां उगाई हैं। हाँ, आज लगता है कि इन्हें बाजार में बेचकर बहुत सारा मुनाफा होगा। चलो चलो चलो, जल्दी से सारी सब्जियों को बेचने चलता हूँ। हाँ।
सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, हरी हरी और ताजी ताजी सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, ताजी ताजी अच्छी वाली खेत से उगी हुई सब्जी ले लो। अरे हरी भाई, हाँ कैसे दिए सब्जी? अरे भाई ले लो, सस्ती है। ये देखो, ये बैगन रहा सिर्फ 40 रुपए किलो का। अच्छा चलो अब दे दो मुझे, 1 किलो बैगन ही दे दो। यार तुम ही हो जो पूरे गांव में इतने कम दामों में सब्जियां बेचते हो। हाँ, नहीं तो बाकी सबके दाम आसमान छू रहे हैं। अरे नहीं भाई, मैं तो बस अपनी मेहनत से ये सब्जियां उगाता हूँ और थोड़ी सी मुनाफे के साथ पूरे गांव में बेचता हूँ। बस भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, और क्या चाहिए। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, हरी हरी और ताजी ताजी सब्जी ले लो। एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव, जहाँ के लोग बहुत ईमानदार थे। इन ईमानदार लोगों में से सबसे ईमानदार एक किसान, जिसका नाम हरिनाथ था, जो रोज सुबह की पहली किरण के साथ अपने खेतों में निकल जाता था खेतों में काम करने, और पूरे दिन ईमानदारी से मेहनत कर अपने घर आ जाता था। हरिनाथ अपने घर में अपनी पत्नी गौरी और 2 बच्चों के साथ रहता था। अरे आप आ गए, आज तो आप बहुत जल्दी आ गए। हाँ गौरी, क्या है कि आज थोड़ी कम काम था ना, इसीलिए। अच्छा, तो आज आप सब्जी बाजार में बेचने नहीं गए थे क्या? अरे नहीं गौरी, अब आज नहीं, कल जाऊंगा। आज थोड़ी ज्यादा सब्जी उगा दिया है और कल जाके जो थोड़ी बची है ना, सबको बेच दूंगा। हाँ। अच्छा, और हाँ, आपको ना एक बात बतानी थी। आज ना हमारे घर फिर से मुखिया जी आए थे। वो कह रहे थे कि आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा, मुखिया जी हमारे घर फिर से आए थे? अरे अब उनको और क्या ही बात करनी होगी। ले दे के हमारे जमीन के अलावा उनके पास और कोई बात रहती है क्या करने के लिए? अच्छा ठीक है गौरी, मैं कल जाकर मुखिया जी से बात कर लूंगा। तुम जल्दी से खाना दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ, लगाओ लगाओ लगाओ। हाँ हाँ रुकिए, मैं अभी लेकर आई। हरिनाथ और उसकी पत्नी बहुत सारी बातें करने के बाद खाना खाने लगते हैं और थोड़े समय बाद सोने चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह होते ही हरिनाथ निकल जाता है मुखिया जी के पास। गांव का मुखिया बहुत लालची और निर्दयी किस्म का आदमी था। वो गांव के कितने सारे लोगों की जमीन हड़प चुका था और अब हरिनाथ की जमीन पर उसकी नजर थी। नमस्ते मुखिया जी, नमस्ते नमस्ते। हाँ, अरे आओ 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 हरिनाथ, आओ आओ आओ। आजकल बहुत व्यस्त लग रहे हो। हाँ हाँ मुखिया जी, वो क्या है ना कि खेतों के काम के साथ साथ बाजार में सब्जी बेचने भी जाना होता है ना, इसीलिए थोड़ा व्यस्त रहता हूँ। लेकिन मुखिया जी, वो मेरी गौरी बोल रही थी कि आप कल हमारे घर पे आए थे। हाँ 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 हरिनाथ, कल मैं गया था तुमसे मिलने के लिए, लेकिन पता चला कि तुम खेतों में काम करने गए हो। हाँ हाँ मुखिया जी, बताइए ना क्या काम था, बताइए। देखो हरिनाथ, बात ऐसी है कि हम तुमसे कई बार एक तो बोल चुके हैं कि वो जिस जमीन पर तुम फसल उगाते हो वो जमीन हमको दे दो, हम उसके बहुत सारे पैसे दे देंगे। बोलो। अरे मुखिया जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मैं वो जमीन आपको नहीं दे सकता, और आप तो जानते ही हैं कि हमारा परिवार उसी जमीन के बलबूते पर तो 2 वक्त की रोटी खा पाता है। और ये सब जानते हुए भी पता नहीं भला आप क्यों उसी जमीन के बारे में मुझसे बार बार पूछते रहते हैं। क्यों पूछते हैं आप? अरे 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 हरिनाथ, तुम गुस्सा क्यों होते हो भाई? अच्छा चलो ठीक है, तुम आज नहीं दे रहे हो, लेकिन याद रखना एक न एक दिन वो जमीन तुम्हें हमें देनी ही होगी। हाँ 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 मुखिया जी, जब का तब देखा जाएगा। चलिए अब मैं चलता हूँ, मुझे जल्दी है, आज बाजार सब्जी बेचने भी जाना है, वैसे भी बहुत देर हो गई है। चलिए, राम राम। हरिनाथ मुखिया जी की सारी बातों को इनकार कर वहां से चला जाता है खेतों की तरफ। वहीं दूसरी ओर मुखिया के आदमी मुखिया से बोलते हैं,
अरे मुखिया जी, लगता है कि ये हरिनाथ ऐसे नहीं मानने वाला। हाँ हाँ मुखिया जी, और मैं तो बोलता हूँ कि चलो हम लोग इसके सारे फसल को ही बर्बाद कर देते हैं। अपनी फसल की वजह से बड़ा अकड़ता है ना, और वैसे भी फसल के मामले में ये हमारे गांव का सबसे बड़ा कंपटीटर है। हाँ, और इसी की वजह से हम लोग सब्जियों को पूरा बेच भी नहीं पाते। ससुरा सस्ते दाम में बेचता है। क्या पता इसकी सब्जियों में किस प्रकार की चमक होती है जो सारे गांव वाले इसी से सब्जी खरीदते हैं। अरे नहीं रे मगरुआ, ऐसा हम अभी नहीं कर सकते। अभी तो उसकी जमीन को लेना है। अगर उसकी जमीन हमारे हाथ लग जाती है तो तू नहीं जानता कि उसके जमीन के नीचे बहुत सारा खजाना है। हाँ, लेकिन अभी इसे पूरे गांव के लोग जानते हैं। हमें बस सही समय का इंतजार करना होगा। यहाँ मुखिया और मुखिया के लोग हरिनाथ की मेहनत और उसकी सफलता देख उसको रास्ते से हटाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ हरिनाथ अपनी पूरी मेहनत से खेतों में से सब्जियों को लेकर बाजार चला जाता है बेचने। हरिनाथ जहाँ सब्जी बेचा करता था, वहीं मंगरू और ललन भी सब्जी बेचा करते थे, लेकिन गांव के लोग हरिनाथ से सब्जी लेना ही पसंद करते थे। हरी हरी ताजी ताजी सब्जियां ले लो, अभी अभी खेतों से लेकर आया हूँ। जल्दी ले लो, जल्दी, नहीं तो खत्म हो जाएंगी। अरे हरे भैया, ये टमाटर कैसे दिए? ले लो भाई, टमाटर का क्या है, 30 रुपए किलो ले लो, ले लो, बढ़िया ताजे ताजे हैं। अच्छा चलो हरी भैया, दे दो मुझे 2 किलो। हरिनाथ की इसी ताजी सब्जियों के कारण इसकी दुकान पर रोज भीड़ लग जाया करती थी, और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में हरिनाथ की सारी सब्जी बिक जाती थी। वहीं मंगरू और ललन पूरे दिन बैठे रहते थे। अरे वाह 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 वाह, आज तो सारी सब्जी बिक गई, आज तो मजा ही आ गया। चलो अब घर चलते हैं। रात हो चुकी थी और हरिनाथ घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसको एक मिठाई की दुकान दिखी, जहाँ से वो अपने बच्चों के लिए कुछ मिठाइयाँ खरीदकर घर पहुँचता है और मिठाइयाँ अपने बच्चों को दे देता है। अरे आज तो आप बहुत देर से आए, और आज तो आप मुखिया जी के पास भी गए थे ना? क्या हुआ, क्या बोल रहे थे मुखिया जी? अरे गौरी, तुम तो जानती हो और क्या बोलेंगे मुखिया जी। बोल रहे थे कि कुछ ज्यादा पैसे ले लो और वो जमीन हमको दे दो। अच्छा तो ये बात थी। ये मुखिया जी तो अब बहुत ज्यादा ही हमारी जमीन को लेने के लिए जिद कर रहे हैं। अरे कोई बात नहीं गौरी, मैं कौन सा उनको जमीन दे दूंगा, और भला ऐसी जमीन बेचता कौन है, हैं? बताओ भला। अरे आज तो धूप बहुत अच्छी आई है, आज फसल भी अच्छी होगी। चलो जल्दी जल्दी चलता हूँ खेत में। दूसरे दिन हरिनाथ खेतों की ओर जा ही रहा होता है कि उसको रास्ते में रमनदीप चाचा मिलते हैं। अरे हरिनाथ, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारी सब्जी तो पूरे गांव में बिक रही है, हैं? हाँ बिल्कुल चचा, और ये सब आप ही की कृपा है। अगर आप उस दिन मुझे ये सब्जी बेचने का उपाय ना बताते ना, तो आज मैं वैसे ही खेत में दिन रात मेहनत करता रहता। चलो कुछ तो अच्छा हुआ। और बताओ, सुनने में आ रहा है कि तुम शाम तक काम करते हो। जंगल में कोई जंगली जानवर से डर वर नहीं लगता है क्या तुमको भाई? अरे नहीं चचा, डर किस बात का, मैं तो अपने ही काम में व्यस्त रहता हूँ। ये डर वर तो मुझे कभी लगा ही नहीं। हाँ अच्छा 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 अच्छा, चलो हरी, मैं चलता हूँ, तुम जाओ अपना काम करो। चलो भाई, राम राम। ये बोल हरिनाथ अपने खेतों की तरफ निकल जाता है
वहीं दूसरी ओर मुखिया के आदमी ललन और मंगरू हरिनाथ पर बहुत गुस्सा थे। अरे मुखिया जी, अब इस हरिनाथ का कुछ न कुछ तो करना होगा। हाँ हाँ मुखिया जी, ये हरिनाथ की वजह से हमारा पूरा सब्जी का व्यापार खराब हो गया है। आप कुछ करो, नहीं तो बोलो हम इसे सबक सिखाते हैं बढ़िया से। अरे 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 इतने उतावले क्यों हो रहे हो? हाँ मैं जानता हूँ कि ये हरिनाथ की वजह से हमारा भी दिमाग खराब हो चुका है। इसे तो अब रास्ते से हटाना ही होगा। बहुत बार इसे अच्छे से समझा लिया, लेकिन ये ऐसे मानने वालों में से नहीं है। हाँ, तो अब बताओ मुखिया जी, करना क्या है इस हरि का? अरे करना क्या है, जब ये बाजार में सब्जियों को बेचने जाएगा तब इसके सारी फसल को खराब कर देंगे। हाँ अरे तो ऐसा करने से होगा क्या, ये बता। एक बार फसल खराब करेगा, वो हरिनाथ का बच्चा कई बार फसल उगा लेगा। अरे तू जानता नहीं है वो कितना मेहनत करता है, समझा? ओहो, तो मुखिया जी आप ही बताओ कि क्या किया जाए इस हरिनाथ का। देखो तुम दोनों, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो। आज हरिनाथ अपने खेतों में शाम तक काम करेगा, और जब वो खेतों से काम करके घर वापस आएगा जंगल के रास्ते, तब तुम दोनों उस पर हमला करना, जिससे उसको बहुत चोट आएगी, और फिर दूसरे दिन वो खेतों में काम करने जा ही नहीं पाएगा। ये हुई ना बात हरिनाथ को सबक सिखाने की। हाँ? हरिनाथ आज बहुत मेहनत कर रहा था और देखते ही देखते शाम हो जाती है। अब हरिनाथ अपना काम खत्म करके जंगल के रास्ते पर जाने लगता है, और तभी मुखिया के आदमी ललन और मंगरू हरिनाथ को जंगल में मिलते हैं। अरे ललन और मंगरू भाई, आप लोग वो भी इस जंगल में? और भाई ये डंडा लेकर मतलब किसको ढूंढ रहे हो? हाँ ललन और मंगरू हरिनाथ की बातों का कोई जवाब नहीं दे रहे थे, और फिर अचानक ही दोनों हरिनाथ को डंडे से मारने लगे। तभी हरिनाथ चिल्लाता है, लेकिन उसकी बात सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। तभी मंगरू के जोर से मारने के कारण हरिनाथ घायल हो जाता है। उसी वक्त मंगरू और ललन हरिनाथ को जंगल की एक खतरनाक जगह पर फेंककर वहाँ से चले जाते हैं। हरिनाथ बहुत ज्यादा घायल होने के कारण अपने प्राण त्याग देता है। अरे मुखिया जी, ऐसा मारा एकदम लपेट लपेट के। आपके रास्ते से मैंने उस कांटे को हटा दिया है। हाँ। अब जाओ, खुलेआम उस हरिनाथ की जमीन को ले लो आप। अरे तुम लोगों को मैंने बोला था कि हरिनाथ को बस चोट पहुंचाना है, और तुम लोगों ने उसे मार दिया। अरे मुखिया जी आप भी ना, अरे चलो छोड़ो ना ये सब बातें, अब हमारा काम हो गया ना बस। और वैसे भी हम लोग पूरे गांव में ये बोल चुके हैं कि हरिनाथ को कल जंगल में एक भयानक जानवर उठा ले गया, और अब हरिनाथ नहीं रहा, बात ही खत्म। दूसरे दिन तभी गौरी को गांव वालों से पता चलता है कि हरिनाथ को कोई जानवर ले गया है, और गौरी रोने लगती है। तभी उसके पास मुखिया आता है और हरिनाथ की सारी जमीन के कागज ले लेता है, और अब मुखिया और उसके आदमी हरिनाथ की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। हे भगवान, अब वो मुखिया मेरी जमीन को भी हड़प लेगा, और मेरे बच्चे और गौरी का क्या होगा? अरे नहीं 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 नहीं। कुछ दिनों बाद हरिनाथ को धोखे से मारने के कारण हरिनाथ की आत्मा को शांति नहीं मिली, और अब उसकी आत्मा जंगल में भटकने लगी थी। तभी उसके सामने एक लोमड़ी आता है। अरे दोस्त, तुम क्यों रो रहे हो? और इतने परेशानी में मैंने आज तक किसी को नहीं देखा, क्या बात है? अरे तुम बोल भी सकते हो और मुझे देख भी सकते हो? हाँ दोस्त, मैं एक रहस्यमयी लोमड़ी हूँ,
और मैं इसी जंगल में रहता हूँ। तुम इस जंगल में क्यों भटक रहे हो, बताओ? हरिनाथ इस लोमड़ी को सब कुछ बताता है। लोमड़ी को ये सब सुन बहुत गुस्सा आता है और सारा सच जानने के बाद लोमड़ी बोलता है, अरे दोस्त, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम उदास मत हो। मैं तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगा और उन बदमाश लोगों का सच सबके सामने लेकर आऊंगा। लेकिन चतुरंगी, वो मुखिया और उसके आदमी तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नहीं दोस्त, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब देखो, जैसा मैं बोलता हूँ तुम वैसा करो। चतुरंगी हरिनाथ को एक सुझाव देता है और जैसे ही रात होती है, हरिनाथ मुखिया के घर पहुंचता है। और जब मुखिया और उसके आदमी सो रहे होते हैं, तब हरिनाथ डरावनी डरावनी आवाजें निकालने लगता है। मुझे मारकर तुम लोग चैन की नींद सो रहे हो? अरे मुखिया, तूने मेरे जमीन पर कब्जा कर लिया। जल्दी से उसे मेरी पत्नी गौरी को दे दे, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हरिनाथ की ये डरावनी आवाज सुन मुखिया और उसके आदमी ललन और मंगरू बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अरे, तुम लोगों ने कल रात को वो हरिनाथ की आवाज सुनी क्या? वो अभी जिंदा है। हाँ हाँ मुखिया जी, बाप रे बाप, वो कितनी भयानक आवाज थी। हाँ। अरे मुखिया जी, मैंने भी वो आवाज सुनी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो उस हरिनाथ को मार दिया था ना, तो फिर उसकी वो डरावनी आवाज कैसे आ सकती है? अरे मुखिया जी, आपने सुना? वो बोल रहा था कि उसके जमीन को उसकी बीवी और उसके बच्चे को देने के लिए बोल रहा था। मुखिया जी, मुझे तो अब डर लग रहा है। हाँ। दूसरे दिन मुखिया के साथ उसके दोनों आदमी डर तो गए थे, लेकिन अभी उनमें से कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। वहीं दूसरी तरफ वो रहस्यमय लोमड़ी हरिनाथ को फिर से बोलता है उन लोगों को डराने के लिए, और अब और भी भयानक तरीके से। और जैसे ही रात होती है, तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुमने मेरी जमीन हड़प ली और मुझे मारा भी। अरे मुखिया, तूने मेरी जमीन पर कब्जा क्यों किया? चल जल्दी से मेरी जमीन के कागज मेरी पत्नी को दे दे, नहीं तो हरिनाथ की ये भयानक आवाज सुन ये सारे लोग डर जाते हैं और बाहर बहुत तेज हवा चलने लगती है। तभी थोड़े समय बाद जैसे ही सुबह होती है, मुखिया अपने दोनों आदमियों के साथ हरिनाथ के घर पहुंचता है और सारे गांव वालों के सामने अपनी गलती कबूल करता है। साथ ही साथ मुखिया ने जो गौरी से जमीन के कागज लिए थे उसको भी वापस लौटाता है। अरे लालची आदमी, तुम्हें हम लोगों ने अपने गांव का मुखिया बनाया और तुमने ही हमें धोखा दिया। ये ले। तभी सारे गांव वालों ने मुखिया और उसके आदमियों को पुलिस के हवाले कर दिया और उसी समय हरिनाथ की आत्मा प्रकट होती है, जो अपने बच्चों और पत्नी गौरी को अलविदा करते हुए गायब हो जाता है। हरिनाथ का दोस्त लोमड़ी भी जंगल वापस चला जाता है।